Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि बैटरी के बारे में पढ़ेंगे और सीरीज और पैरेलल रेजिस्टर्स के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बोला था, हम लोग शुरुआत किससे करेंगे? बैटरी से, है ना। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि बैटरी का आखिर प्राइम रोल होता क्या है ना। तो बैटरी इज अ डिवाइस विच मेंटेन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल्स ए एंड बी। ये मेक श्योर करती है कि इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस क्या रहे? पोटेंशियल का डिफरेंस रहे, है ना। तो यही मेन काम है एक बैटरी का। और कैसे करती है उसके बारे में भी थोड़ा स्टडी कर लेंगे। सम इंटरनल मैकेनिज्म exerts forces on the charges of the battery material. This force drives the positive charges of the battery material towards A and the negative charges of the battery material towards B. जैसे कि मान लीजिए कि यहां पर मैं A और B पहले शो कर देता हूं। तो ये देखिए, मैंने यहां पर A और B को शो कर दिया है। अब होता क्या है कि बेसिकली, जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा कि कुछ बैटरी के अंदर ऐसा केमिकल लोचा होता है जो क्या करता है? पॉजिटिव चार्जेस ऑफ द बैटरी मटेरियल, मतलब बैटरी के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको कहां ठेल के ले जाता है? उनको ले जाता है टुवर्ड्स ए, है ना। अगर मैं यहां पर प्लस क्यू की बात करूं तो प्लस क्यू को ये किधर ले जाता है? ए की तरफ ले जाता है। तो इसके लिए बैटरी को एफर्ट लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कोई भी पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऑटोमेटिकली इस पॉजिटिव टर्मिनल पर तो नहीं जाना चाहेगा। समझ पा रहे हैं बात? तो ये जो प्रोसेस है ये ऑटोमेटिक नहीं हो सकता है ना। तो अगेंस्ट द नेचुरल डायरेक्शन ये पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। तो इसी के लिए बैटरी को क्या करना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है ना। और इसी के लिए बैटरी को खुद भी एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी तो बैटरी को हम लोग कैसे देते हैं? आप देखिए कि आपके पास रिचार्जेबल बैटरी होती होगी, या फिर आप अपने मोबाइल के बैटरी को चार्ज करते हैं, है ना। जब आपकी बैटरी थक जाती है, जब वो बोलती है कि अब मैं और पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल पर नहीं ले जा पाऊंगा, तो आप बोलते हैं कोई बात नहीं मोबाइल, मैं तुम्हें चार्ज कर देता हूं। तो बेसिकली आप मोबाइल चार्ज नहीं करते हैं, आप मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं, है ना। और इसी तरीके से फिर से बैटरी के अंदर बहुत एनर्जी आ जाती है, और अगर एनर्जी आ जाती है तो वो एनर्जी बांटती भी है ना। तो बेसिकली ये फंडा किसके ऊपर है? एनर्जी के ऊपर है ना। बैटरी एनर्जी, मतलब बैटरी के पास एनर्जी रहती है तो वो दूसरों को भी एनर्जाइज कर देती है। कैसे एनर्जाइज करती है? आप इस सर्किट में देखिए, है ना। किसी क्यू चार्ज को अगर देखिए तो वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकला और कहां चला गया? घूमते 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 नेगेटिव टर्मिनल पर। मतलब कि पहले इसका पोटेंशियल हाई था। अगर मैं प्लस क्यू की बात करूं तो पहले इसका पोटेंशियल हाई था, तो पोटेंशियल एनर्जी भी हाई थी, है ना। क्योंकि ये जो चार्ज है पहले कहां पर था? पहले ये पॉजिटिव टर्मिनल के पास था। अब घूम करके ये कहां आ गया? नेगेटिव पोटेंशियल पर आ गया। तो अब यहां पर आ गया तो इसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई? कम हो गई। लेकिन बैटरी बोलता है तुम टेंशन मत लो, तुम्हें वापस से इधर भेज दूंगा। तो वो ऐसे धक्का लगाता है जिसके कारण वापस से ये जो चार्ज क्यू है ये क्या हो जाता है? एनर्जाइज हो जाता है। क्योंकि पहले उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कम थी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अगर लो पोटेंशियल पर रहेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी तो कम हो जाएगी ना। और उसी को अगर वापस से हम लोग ले गए कहां पर? पॉजिटिव टर्मिनल पर, तो वापस से वो एनर्जाइज हो जाता है। तो ये काम कौन करता है? बैटरी करती है। तो यहां पर मैंने FB से क्या दिखाया है? FB से मैंने बैटरी के द्वारा जो लगाए जाने वाला फोर्स है उसे दिखाया ना। यहां पर B स्टैंड्स फॉर बैटरी एंड F स्टैंड्स फॉर ऑब्वियस है फोर्स के लिए। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। एन इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज डेवलप्ड इन द बैटरी मटेरियल फ्रॉम A टू B एंड exerts a force FE वेक्टर बराबर Q into E वेक्टर on a charge Q because of the accumulation of the charges on A and B, है ना। और द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ FB वेक्टर। बिल्कुल सही बात कह रहा है ये ऐसा कहना चाहता है कि आप देखिए, अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये जो A जिस टर्मिनल के पास है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये जो B नाम का जो टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो ऑब्वियस है कि यहां पर अगर प्लस चार्जेस हैं और यहां पर नेगेटिव चार्जेस हैं तो फील्ड की डायरेक्शन कैसी होनी है? फील्ड की जो डायरेक्शन होगी
वो होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो किसी भी क्यू चार्ज पर, जो मान लीजिए यहाँ पर हुआ, थोड़ी देर के लिए मैं एफ बी वेक्टर को मिटा देता है ना, यहाँ पर मैंने एफ बी मिटा दिया। अब मान लीजिए कोई चार्ज यहाँ पर क्यू चार्ज होगा तो उस पर क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और कितना फोर्स लगेगा, Q इंटू ई, है ना। और ये फोर्स जो है कौन लगा रहा है, यहाँ पर जो टर्मिनल्स पर जो चार्जेस एक्यूमुलेटेड है ना, उसकी वजह से जो अंदर फील्ड क्रिएट हुई है, वही यहाँ पर लिखा है, बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्जेस ऑन ए एंड बी, एंड दैट इज व्हाई द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ एफ बी वेक्टर, है ना। तो एफ बी वेक्टर पर लेफ्ट की तरफ फोर्स लगता हुआ देख पा रहे हैं हम लोग एफ बी मैग्नीट्यूड का, और राइट की तरफ हम लोग फोर्स लगता हुआ देख पा रहे हैं कितने मैग्नीट्यूड का, इसका नाम हम लोग एफ ई दे देते हैं। और हमें चुपके से पता है कि एफ ई बराबर कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई, मैग्नीट्यूड वाइज में बात कर रहा हूं। क्लियर है ये बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है इन स्टेडी स्टेट द चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन ए एंड बी इज सच दैट एफ बी बराबर एफ ई, दैट इज नो फर्दर एक्यूमुलेशन टेक्स प्लेस। बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग सोचे कि स्टेडी स्टेट में क्या होता होगा, तो स्टेडी स्टेट तो तभी डिफाइन कर रहे हैं जब कोई भी चार्ज क्यू है उस पर क्या हो रहा है, नेट फोर्स जीरो लग रहा है। तो जितना इस डायरेक्शन में एफ ई लग रहा है उतना ही इस डायरेक्शन में जब एफ बी लगेगा तो हम लोग कहेंगे कि इस समय क्यू जो है, ये जो पूरा का पूरा बैटरी है इनफैक्ट, वो कैसे स्टेट में है, स्टेडी स्टेट में है। क्लियर है। तो हमने स्टेडी स्टेट की डेफिनेशन को भी एक तरीके से समझ लिया, है ना, कि उस समय जो है कोई फर्दर, है ना, फर्दर एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अब कोई भी क्यू चार्ज ले ले तो वो, कब हम लोग बोलते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, अगर ये चार्ज मान लीजिए यहां जा पाता, है ना, तो हम लोग बोलते कि भाई चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, या ये चार्ज कहीं, मतलब समझ रहे हैं, चार्ज अगर मूव नहीं कर पा रहा है, उस पर नेट फोर्स जीरो लग रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि क्या हो रहा है, अब किसी भी चार्ज पर नेट फोर्स जीरो लग रहा है, तो कोई भी चार्ज एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन कहां पर, ऑन द प्लेट्स, अब फर्दर नहीं होगा। क्लियर है। चलिए आगे देख पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ईएमएफ, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पर मजेदार बात यह है कि ये कोई फोर्स नहीं होती है ना। इसका नाम पहले जो पढ़ गया था उसी को हम लोग यूज करते हैं, लेकिन उसे चेंज नहीं किया गया। पर आपको केयरफुल रहना होगा, ईएमएफ इज नॉट अ फोर्स, है ना। तो देखते हैं क्या है ये। इफ अ चार्ज Q इज टेकन फ्रॉम द टर्मिनल B टू टर्मिनल A, मतलब एक Q चार्ज को हम लोग कहां से कहां ले गए, पहले वो टर्मिनल A पर था और उसको कहां ले गए, उसको ले गए टर्मिनल A पर। ठीक है। कौन ले जाएगा इसको यहां से यहां तक, इसको ले जाएगा ऑब्वियसली ये जो बैटरी का फोर्स होता है, जिसको मैं FB बोल सकता हूं, है ना। वरना ये ना होता तो ये यहां से यहां नहीं जा पाता। क्लियर है ये बात। तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि इसको 20, ये जो Q चार्ज है उसको कौन ले जा सकता है, यहां से यहां FB ले जा सकता है ना, तो ये लेकर के गया। तो वर्क डन बाय द बैटरी फोर्स कितना हो गया, वो हो जाएगा W बर FB इज W बराबर FB इंटू डी, है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर कि वर्क डन बाय द बैटरी फोर्स FB इज W इज इक्वल टू FB इंटू डी। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर इन दोनों A और B के बीच में डिस्टेंस मैंने कितनी मान ली, इन दोनों के बीच में मैंने जो डिस्टेंस है उसे मैंने मान लिया D, है ना। तो फोर्स बैटरी का FB है और उसको सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, D से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं द वर्क डन बाय द बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये तो ओवरऑल वर्क डन आ गया, लेकिन अगर पर यूनिट चार्ज लें तो कितना आ जाएगा, इस W को हम लोगों को किससे डिवाइड करना होगा, Q से, और इसी को बच्चों डिफाइन किया गया है एज EMF ऑफ द बैटरी, है ना। सो वर्क डन बाय द बैटरी फोर्स, है ना, वर्क डन बाय द बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज EMF ऑफ द बैटरी, जिसको इस स्टाइलिश वाले E से डिनोट किया जाता है ना। तो W बराबर कितना होता है, FB इंटू डी, उसको हम लोग सिंपली Q से डिवाइड कर देंगे, है ना। अब चलिए इसको अलग अलग केसेस में ब्रेक करके स्टडी करते हैं। बहुत प्यारा टॉपिक है और बहुत आराम से करते हैं हम लोग, ताकि चीजें बहुत आराम से समझ में आए। इफ नथिंग इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड B, चलिए देखते हैं ये वाला केस भी।
तो क्या था हमारा पहला केस, इफ नथिंग इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, मतलब कि ए और बी जो है ना एक्सटर्नली किसी भी रेजिस्टेंस से या कोई भी और सर्किट एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है ना। ये बैटरी जो है ये किसी भी एक्सटर्नल चीज से कनेक्टेड नहीं है, तब की बात हम लोग कर रहे हैं। ऑलराइट, तो उस केस में तो ये हमारे को समझ में आ रहा है कि कोई भी अगर क्यू चार्ज यहां पर होगा, है ना, अगर कोई भी क्यू चार्ज यहां पर होगा तो उस पर आगे की तरफ फोर्स कितना लगेगा, उस पर आगे की तरफ फोर्स लगेगा Fe, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्जेस, और इस डायरेक्शन में लगेगा Fb, है ना, बिकॉज ऑफ द बैटरी फोर्स। और अगर ये स्टेडी स्टेट में आया हुआ है, ऑब्वियस है कि स्टेडी स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि जब कोई एक्सटर्नल कनेक्शन है ही नहीं तो चार्ज यहां पर जाते थोड़ी रहेगा, हमेशा इकट्ठा थोड़ी होते रहेगा टुवर्ड्स ए, है ना। तो एक ना एक ऐसा तो टाइम आएगा ना जब स्टेडी स्टेट आ चुका होगा, जब और कोई भी फर्दर एक्यूमुलेशन नहीं होगा, है ना, और उस मोमेंट पर क्या होगा, एफ बी को एफ ई के बराबर आना ही पड़ेगा। और हम लोग ये कह सकते हैं कि एफ ई बराबर कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कितना हो जाएगा, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसीलिए यहां पर एफ ई को कितना लिख दिया गया, क्यू ई लिख दिया गया। लेकिन हमें पता है कि एफ बी जो है उसको एफ ई के बराबर होना है, तो बेसिकली एफ बी बराबर क्या हो गया, क्यू ई हो गया। तो एफ बी को अगर मैं डी से मल्टीप्लाई कर दूं और क्यू ई को भी अगर मैं डी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ बी इंटू डी बराबर क्यू ई इंटू डी। और E इंटू डी क्या होता है, ये जो E मल्टीप्लाइड बाय D वाला टर्म है ना, ये क्या आ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। तो वही यहां पर लिखा हुआ है V से रिप्लेस करके, तो एफ बी इंटू डी बराबर क्या आ गया, Q इंटू वी, वेयर V इज E इंटू डी, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, यहां से आप देखिए कि EMF, है ना, EMF जो है वो क्या होता था, EMF होता था वर्क डन बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन बाय द बैटरी जो है वो कितना हो गया, वो हमने देखा कि वो एफ बी इंटू डी हो जाएगा जो कि क्यू इंटू वी के बराबर आ रहा है। तो क्यू इंटू वी अपॉन क्यू, तो ये कितना आ गया, ये सिंपली वी के बराबर आ गया। तो कितनी मजेदार चीज हमने यहां पर देखी, हमने क्या देखा यहां पर कि जब एक्सटर्नली बैटरी, है ना, कहीं से भी कनेक्टेड नहीं हो, और आप ये ध्यान दीजिए कि यहां पर मैंने बैटरी को स्पेसिफाई नहीं करा कि ये आइडियल ही हो, मैंने तो कोई भी रैंडम बैटरी कहा है। तो बेसिकली कोई भी बैटरी हो, अगर वो एक्सटर्नली किसी भी चीज से कनेक्टेड नहीं है तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ईएमएफ जो है वो किसके बराबर आ जा रहा है, इसके टर्मिनल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उसके लिए वैलिड आ रहा है ना, उसके बराबर आ रहा है। तो बेसिकली ईएमएफ ऑफ अ बैटरी, और कैसी बैटरी, कैसी भी बैटरी, आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, है ना, कैसी भी बैटरी हो। और हम लोग अभी थोड़ी ही देर में डिफाइन करेंगे कि नॉन आइडियल का मतलब क्या होता है। तो अभी आप सुन लीजिए कि ईएमएफ ऑफ अ बैटरी, और बैटरी कैसी कैसी भी हो, इक्वल्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल्स, लेकिन बच्चों कब, व्हेन द टर्मिनल्स आर नॉट कनेक्टेड एक्सटर्नली। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको ये स्टेटमेंट जो है बहुत अच्छे से समझना चाहिए, और हमेशा हमेशा आपको ये स्टेटमेंट याद भी रखना चाहिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। ऑलराइट, तो बच्चों इससे पहले कि आप कोई कंफ्यूजन क्रिएट करें अपने दिमाग में, मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बच्चों ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी होती है जिनका मैग्नीट्यूड हो सकता है मे बी इक्वल इन सर्टेन कंडीशन, लेकिन बेसिकली देखें तो ईएमएफ क्या है, ईएमएफ इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द बैटरी फोर्स एफ बी, जो कि कैसा है नेचर में, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। इसके बारे में चर्चा आप लोग केमिस्ट्री में इनफैक्ट ज्यादा करते हैं कि किस तरीके से बैटरी के अंदर आप क्या क्या केमिकल लोचा करवाते हैं, है ना। तो खैर वो डिस्कशन फिजिक्स में नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने केमिस्ट्री में पता नहीं डेनियल सेल, लेक्लांश सेल और पता नहीं क्या क्या पढ़ रखा है, तो वो आप शायद मेरे से बेहतर ही जानते हैं। पर मैं आपको क्या बता सकता हूं कि वो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है नेचर में। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, वो किसके कारण कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कारण बात कर रहे हैं, जिसे मैंने किससे डिनोट किया था, कैपिटल ई से, है ना। ईएमएफ को डिनोट जनरली इस तरीके से करते हैं, और ये क्या है, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है
EMF, है ना। तो क्लैरिटी रहे आपको। और साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि द पोटेंशियल डिफरेंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, किनके द्वारा क्रिएट होता है ये? क्रिएटेड बाय द चार्जेस एक्यूमुलेटेड ऑन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बच्चों। कभी कभी हो सकता है कि ये दोनों सेम आए, और ये कभी कभी कब होता है? हम लोगों ने देख रखा है कि अभी अभी हमने देखा कि अगर बैटरी, चाहे कैसी भी बैटरी हो, अगर उसे एक्सटर्नली कनेक्ट नहीं करेंगे किसी भी सर्किट से, तो ईएमएफ की वैल्यू जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ जाती है। तो बच्चों अगला केस आ गया हमारे पास, जो कि है केस नंबर 2, है ना। और वो केस क्या है? व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, है ना। तो इस बार कंडक्टिंग वायर आ गई, जो क्या कर रही है? जो दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट कर रही है। तो बच्चों आपको अब ये बात सोच करके आश्चर्य नहीं हो रहा होगा कि अब इस तार के थ्रू, इस वायर के थ्रू क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। क्यों फ्लो कर रहे हैं? फ्लो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सोचिए कि अभी तक क्या था? अभी तक पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर दो टर्मिनल्स थे, तो बाहर से कोई रास्ता था ही नहीं सच दैट कि यहाँ से चार्जेस का फ्लो हो सके, है ना। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब हमें समझ में आ रहा है कि एक तार है, एक वायर है जो कंडक्टिंग है नेचर में, और ये जो कंडक्टिंग वायर है इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं, है ना। अगर मैं मेटेलिक वायर के बारे में बात करूं तो ये अब क्वाइट पॉसिबल है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेंगे और ऐसे इधर से इधर होते हुए इधर जाना पसंद करेंगे। क्लियर हुई ये बात? तो अब जो है मौका मिल गया इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे फ्लो करने का, है ना। तो यही देखिए यहाँ पर लिखा है, सम इलेक्ट्रॉन्स आर विथड्रॉन फ्रॉम द टर्मिनल बी, है ना। टर्मिनल बी आपको याद होगा कौन सा था? ये था ए टर्मिनल और ये था बी टर्मिनल, है ना। तो यही यहाँ पर लिखा है कि सम electrons are withdrawn from the terminal B which enter the wire through the right end. Thus the potential difference between A and B tends to decrease, है ना। ये सारा का सारा खेल हो क्यों रहा है? कोई भी सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या करना चाहता है? अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है। तो यहाँ पर भी ये फ्लो इसीलिए हो रहा है ताकि सिस्टम अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर सके? मिनिमाइज कर सके। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है thus the potential difference between A and B tends to decrease, है ना। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आखिर किनके कारण आ रहा था? वो इन चार्जेस के कारण आ रहा था जो यहाँ पर एक्यूमुलेटेड थे। लेकिन अब इन चार्जेस को क्या मिल गया? मौका मिल गया एक जगह से दूसरे जगह जाने का। तो अब क्या होगा? अब ऑब्वियस है कि Fe तो कम होगा, क्योंकि ये Fe क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, जो किसके कारण था? एक्यूमुलेटेड चार्जेस के कारण था, तो ये तो कम होगा। लेकिन Fb का मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट था, है ना। वो एक्यूमुलेटेड चार्जेस के कारण तो नहीं था, तो उसको तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो इसीलिए Fb, है ना, विच इज द फोर्स ड्यू टू द बैटरी मैकेनिज्म, वो क्या रह गया? सेम रह गया। तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि पहले क्या होता था जब तार नहीं कनेक्टेड होती थी? Fb बराबर Fe होता था। लेकिन अब तार कनेक्ट हो गई तो क्या हो गया? Fe जो है वो कम हो गया, लेकिन Fb जो है वो ज्यादा, मतलब मेंटेन्ड रह गया ना। तो बेसिकली हो क्या गया कि अब Fb जो है वो ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू Fe से, है ना। तो thus there is a net force on the positive charges of the battery material. अब यहाँ पर अगर हम लोग कोई भी Q चार्ज लें तो अब इस पर इक्वल फोर्सेस तो नहीं लगेंगे। अब उस पर एक फोर्स Fb लग रहा है, एक फोर्स Fe लग रहा है, लेकिन इस बार दोनों मैग्नीट्यूड वाइज बराबर नहीं है ना। So thus there is a net force on the positive charges of the battery material from B to A. और इसी के कारण क्या होता है? दिस मेंटेन्स अ स्टेडी करंट इन द सर्किट, जिसके कारण एक स्टेडी करंट जो है लगातार मेंटेन रहता है ना। तो यही है कौन सा केस? यही है कंडक्टिंग वायर से जब बैटरी के टर्मिनल्स कनेक्टेड हो जाएं तब का केस है। क्लियर है? चलिए तो अब ऐसी बातें करते हैं जिससे आप वाकिफ हैं, जैसे कि चार्जिंग ऑफ अ बैटरी और डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। तो अब आप धीरे धीरे देख रहे होंगे बच्चों की करंट इलेक्ट्रिसिटी में अब आपको धीरे धीरे मजा आना चालू हो रहा होगा, क्योंकि वापस से जो 10th में आपने बातें करी थी वो अब धीरे धीरे आने लग रही है ना। जैसे कि चार्जिंग ऑफ अ बैटरी, डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी, ये तो चलिए पता नहीं आपने 10th में पढ़ा है कि नहीं, लेकिन डेली लाइफ में तो काफी आपने सुन रखा है। और इसके बाद जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो तो मुझे पक्का पता है कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है।
तो बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो सबसे मजेदार पार्ट है ना, वो अब आने वाला है, जिसके लिए चैप्टर सबसे ज्यादा फेमस है। तो सबसे पहले देखते हैं चार्जिंग ऑफ अ बैटरी, है ना। तो करंट कैन ऑल्सो बी ड्रिवन इनटू अ बैटरी इन द रिवर्स डायरेक्शन, है ना। इन सच अ केस पॉजिटिव चार्ज एंटर्स द बैटरी एट द पॉजिटिव टर्मिनल, moves inside the battery to the negative terminal and leaves the battery from the negative terminal. Such a process is called charging of a battery. मतलब कि अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं बैटरी बना करके, तो पहले क्या होता था, पहले हम लोग ऐसा बोलते थे कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इस तरीके से हमने तार लगा दिया था और हम लोग बोलते थे कि क्या होता है, अगर बाय कन्वेंशन चले तो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस तरीके से हम लोग बोलते थे बाय कन्वेंशन की चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है। लेकिन इस बार आ गया कहानी में ट्विस्ट। इस बार क्या बोल दिया गया, आप देखिए, इस बार बोल दिया गया कि कुछ ऐसा हम लोग मेक श्योर कर रहे हैं, है ना। ये मैं पूरा का पूरा सर्किट नहीं दिखा रहा हूं, सर्किट का एक हिस्सा दिखा रहा हूं कि करंट जो है वो बैटरी के अंदर भेजा जा रहा है उल्टे डायरेक्शन में, है ना। इस बार पॉजिटिव चार्ज एंटर कर रहा है फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, करंट इस तरीके से एंटर कर रहा है ना, और निकल रहा है इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा, अब आप सोचिए कि बैटरी जो है ना उसको चार्ज होने का मौका मिल रहा है, क्योंकि इसका उल्टा प्रोसेस क्या था, डिस्चार्जिंग था। उस समय बैटरी एनर्जाइज कर रही थी, लेकिन इस बार खुद क्या हो रही है, बैटरी खुद जो है वो खुद ही एनर्जाइज हो रही है। इसमें भी बच्चों हम लोग बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे बैटरी के कि किस तरीके से रिडक्शन रिएक्शन होते हैं या ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो खैर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये समझना है कि चार्जिंग ऑफ अ बैटरी का मतलब क्या हुआ, कि जो करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, वो इस तरीके से फ्लो कर रहा है सच दैट कि करंट एंटर कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल और एग्जिट कर रहा है फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल, है ना। और ये लगातार होते रहता है होते रहता है होते रहता है। तो एक टाइम ऐसा आता है जब हम लोग कहते हैं कि हमारी बैटरी अब चार्ज हो गई। क्लियर है ये बात। और डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी के बारे में भी देख लेते हैं। द मोर कॉमन प्रोसेस इन विच द पॉजिटिव चार्ज कम्स आउट ऑफ द बैटरी फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी पता है ना, कि डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी कौन सा हुआ, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी भी पढ़ा कि इस तरीके से अगर हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, ऑटोमेटिक प्रोसेस जो है वो किसका होता है, डिस्चार्जिंग का होता है। वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को क्या करने लगेगा, लूज करने लगेगा, ना। बैटरी जो है धीरे धीरे डाई आउट होने लगेगा और फिर वो डिमांड करेगा कि भाई अब मुझे एनर्जाइज करो। तो एनर्जाइज करने के लिए फिर कौन सा प्रोसेस आ जाता है, चार्जिंग ऑफ अ बैटरी, है ना। चलिए, तो अब एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक चालू हो गया है, वो है एनर्जी ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक बैटरी ड्रॉ कर दी है और यहाँ पर एक रेजिस्टर शो कर दिया है ना, और सर्किट कंप्लीट हो चुकी है। तो अब क्या होगा, अब जो यहाँ पर एक्यूमुलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, मैं कन्वेंशन की तरफ से बात कर रहा हूँ, हर बार मैं ये नहीं कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वगैरह वगैरह। आपको अब समझना पड़ेगा कि जब मैं ये कह रहा हूं कि पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से फ्लो कर रहा है, मतलब सच्चाई क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, है ना। तो खैर ये हम दोनों के बीच की बात है, ये चलती रहेगी अब, है ना। तो बेसिकली मैं क्या बताना चाह रहा था, मैं बताना चाह रहा था कि अब करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, इस केस में हो जाएगी क्लॉकवाइज सेंस में, है ना। मतलब कि पॉजिटिव चार्जेस हम लोग कहेंगे कि निकल रहे हैं फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल और वो कहां जा रहे हैं, टू द नेगेटिव टर्मिनल। और इस तरीके से लगातार ये सिलसिला चलता जा रहा है ना। ए से बी चार्जेस जा रहे हैं, फिर बी से ए चार्जेस जा रहे हैं, और लगातार एक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलता ही चला जा रहा है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अपने को सवाल में दिया हुआ है, मतलब ये जो एग्जाम्पल उसमें दिया हुआ है कि ईएमएफ ऑफ द बैटरी जो है वो ये है ना, स्टाइलिश वाला ई। अब देखिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इज द सेम एज दैट अक्रॉस द बैटरी। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इस बैटरी और इस रेजिस्टेंस के बीच में प्लेन वायर है, प्लेन वायर के कारण कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कब आएगा, जब जैसे कि यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस है ना। क्योंकि मैंने क्यों कहा कि यहां से यहां तक में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा ए से सी तक में, क्योंकि करंट तो फ्लो कर रहा है लेकिन रेजिस्टेंस जीरो है, तो आई इंटू आर ही तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो वो तो जीरो आ गया। सही है। तो जो पोटेंशियल ए का है, मतलब कि इस पॉइंट का है, वही पोटेंशियल सी पॉइंट का भी है।
उसी तरीके से जो पोटेंशियल डी पॉइंट का है वही पोटेंशियल इस पॉइंट का भी हो जाएगा। क्लियर हुई ये बात? तो अब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी के अक्रॉस वही पोटेंशियल डिफरेंस होना पड़ेगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी। तो उसे हम लोगों ने V लिख दिया। तो V बराबर क्या हो गया, VA माइनस VB कह लीजिए या फिर VC माइनस VD कह लीजिए। और हमें VC माइनस VD लिखना तो बड़ा आसानी से आता है। वो क्या हो जाएगा, करंट I जा रहा है और मान लीजिए कि इसका रेजिस्टेंस R दिया हुआ है, तो V जो है ना, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना आ जाएगा, I इंटू आर आ जाएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन हाई पोटेंशियल पर होगा और कौन लो पोटेंशियल पर? बिल्कुल बता सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि करंट फ्लोज अक्रॉस अ रेजिस्टर फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, है ना, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो हाई पोटेंशियल पर कौन आ गया, C आ गया, और लो पोटेंशियल पर D आ गया। इसका मतलब V बराबर जो मैं लिख रहा हूं वो क्या है, वो है VC माइनस VD, और उसकी वैल्यू ओम्स लॉ से कितनी आ रही है, I इंटू, अगर इसका रेजिस्टेंस बेटर रहेगा कि मैं स्मॉल r से दिखा दूं, है ना, क्योंकि यहां पर मैंने स्मॉल r मेंशन कर रखा है, तो इसको स्मॉल r कह देते हैं। तो यहां पर भी इसको हम लोग कितना बना देंगे, I इंटू स्मॉल r। क्लियर है यहां तक बात? तो क्या हमने निकाल लिया यहां पर कि इस बैटरी के अक्रॉस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अभी जो हम लोगों ने निकाला वो क्या है, वो है बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। वो कितना आ रहा है, I इंटू आर आ रहा है, जो कि कैसे निकाला हम लोगों ने, यूजिंग ओम्स लॉ। क्लियर है? अब देखते हैं यहां पर क्या लिखा है, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर। अब हम लोग निकालना चाह रहे हैं कि करंट जो है ना, करंट फ्लो कर रहा है रेजिस्टेंस के थ्रू इस तरीके से, तो ऑब्वियस है कि यहां पर हीट का डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना, हीट का डेवलपमेंट तो हो ही रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि कोलिजन भी तो होता है ना साथ के साथ। तो चलिए यहां देखते हैं क्या लिखा है, इन टाइम t अ चार्ज q बराबर IT गोज थ्रू द सर्किट, जो कि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें पता है I बराबर होता है dq बाई dt, और यहां पर अगर टाइम की वैल्यू t है ना, अगर इसे मैं t बोल रहा हूं तो ये क्या बन जाएगा, ये q बन जाएगा। तो q बराबर कितना आ जाएगा, I इंटू टी आ जाएगा, है ना। तो वही बात यहां पर लिखी हुई है कि इन टाइम t अ चार्ज q बराबर IT गोज थ्रू द सर्किट, बिल्कुल सही है। एज दिस चार्ज मूव्स फ्रॉम C टू D, है ना, मैंने इस पॉइंट को क्या कहा था, C कहा था और इसे D कहा था। एज दिस चार्ज मूव्स फ्रॉम C टू D, C मैंने बताया था कि हाई पोटेंशियल पर होना पड़ेगा और D को लो पोटेंशियल पर होना पड़ेगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इन पॉइंट्स के पोटेंशियल में फर्क है, और हम लोग देख रहे हैं कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो है I इंटू टी। तो IT चार्ज फ्लो कर रहा है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो जब C पर था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा थी क्योंकि वो हाई पोटेंशियल पर था, और जब वो D पे पहुंचा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई क्योंकि वो अब लो पोटेंशियल पॉइंट पर आ गया है। तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, है ना। तो कितने से कम हो गई वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। आखिर पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, चार्ज से, है ना। तो वही देखिए बच्चों यहां पर लिखा हुआ है कि U बराबर क्या आ जाएगा, Q इंटू वी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तो U क्या मैंने कहा, U मैंने कहा कि डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, कि आखिर पोटेंशियल एनर्जी में कितने का डिक्रीमेंट आया है ना। तो वो कितना हो जाएगा, चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल। तो पोटेंशियल में चेंज कितना आया, मैग्नीट्यूड वाइज में बात कर रहा हूं, तो वो तो आया I इंटू आर का, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, I इंटू टी मल्टीप्लाइड बाय आई इंटू आर, जो कि कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी, है ना। यहां पर इन्होंने कैपिटल आर ही ले लिया, कोई बात नहीं, चलता है ना, अपने आपस के बीच की बात है। तो U बराबर Q इंटू वी बराबर आई टी इंटू आई आर, जो कि कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया उस चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट, है ना। तो इतने से एनर्जी गायब हो गई। अब गायब कहां होगी, अब रेजिस्टेंस के थ्रू जा रही है अगर करंट, और हम लोग कह रहे हैं कि एनर्जी गायब हुई, तो वो कैसे गायब होगी, वो गायब नहीं होगी, बेसिकली वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो वही यहां पर लिखा है पावर डिलीवर्ड, P। पावर डिलीवर्ड कितना हो जाएगा, जितनी एनर्जी मिली अपॉन कितने टाइम में मिली, तो T टाइम में मिली। तो आई स्क्वायर आर टी को T से डिवाइड कर देंगे तो ये आई स्क्वायर आर बन जाएगा। तो यहीं से फेमस इक्वेशन आ गई, पावर बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, है ना। और ओम्स लॉ से हम लोग इसके अलग अलग
रूप देख सकते हैं, है ना। हमें पता है कि V बराबर आई आर होता है, तो उसके अलग अलग रूप आ गए, जैसे V इंटू आई आ गया, है ना, आई स्क्वायर आर तो था ही, और V स्क्वायर बाय आर भी आ गया, है ना। तो अपने को ये ध्यान रखना चाहिए, कोई भी एक फॉर्म आप याद रखिए, बाकी तो अपने आप याद हो जाएंगे ना। जैसे पावर बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, ये याद रख लीजिए, बाकी अपने आप डिराइव हो जाएंगे। क्लियर है। इसी बात को बच्चों डिराइव करने का ना एक और बड़ा आसान सा तरीका था, वो क्या है कि हमें ये पता है कि चार्जेस जो है ना, वो क्या है, वो इस सी से डी की तरफ जा रहे हैं, और हमें ये भी पता है कि यहाँ पर क्या है, फील्ड क्रिएटेड है, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ना। और ये जो फील्ड है, मान लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड ई है, तो सी से डी जब जा रहा है कोई भी चार्ज, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड तो वर्क डन कर रहा है ना। और कितना वर्क डन कर रहा है, वो कर रहा है Q इंटू ई इंटू लेटस से कि यहां से यहां तक की दूरी D है ना। तो Q इंटू ई इंटू डी, ये क्या आ गया, ये आ गया वर्क डन बाय द फील्ड आ गया। लेकिन इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, E इंटू डी को V लिख सकते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, Q इंटू V बन जाएगा, है ना। तो ये आ गया वर्क डन बाय द फील्ड। लेकिन आप देखिए कि ये जो वर्क डन बाय द फील्ड आया है ना, इसकी वजह से क्या कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज आई, कोई भी चेंज नहीं आई, है कि नहीं। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जब ये इस तरीके से यहां गया, तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि वर्क डन बाय ऑल जो है वो तो जीरो आ रहा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में तो कोई भी चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो चेंज आना चाहिए था वो अगर नहीं आ रहा है, तो वो एनर्जी कहां चली गई, वो वेस्ट हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो देखिए इसी बात को यहां पर एक्सप्लेन किया गया है, इफ चार्जेस मूव विदाउट कोलिजन थ्रू द कंडक्टर, देयर काइनेटिक एनर्जी वुड आल्सो चेंज सो दैट द टोटल एनर्जी इज अनचेंज्ड। बट ऑन एवरेज क्या होता है, चार्ज कैरियर्स डू नॉट मूव विथ एक्सेलरेशन। ये जो चार्ज कैरियर्स है, हम लोगों ने देखा था, हम लोग जिस मॉडल पे काम कर रहे हैं उसके हिसाब से हम लोगों ने क्या देखा था कि ये चार्ज कैरियर्स एक्सेलरेशन के साथ नहीं बल्कि एक स्टेडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। दिस इज बिकॉज द कोलिजन्स विथ आयंस एंड एटम्स ड्यूरिंग ट्रांसिट, है ना। यहां से यहां जब ट्रांसमिशन हो रहा है तो उस दौरान क्या हो रहा था हमने देख रखा है ना, पिछले ही लेक्चर में हम लोगों ने पूरा का पूरा डिराइव किया था, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जो भी एनर्जी बढ़नी थी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन जो एनर्जी कम होनी थी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वो तो हो ही रही है। सही बात है। तो आखिर जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बढ़ने वाली थी वो कहां चली गई, इन द फॉर्म ऑफ हीट, है ना। तो वही यहां पर लिखा है, इन एन एक्चुअल कंडक्टर एन अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट इन द कंडक्टर ड्यूरिंग द टाइम डेल्टा टी इज, कितना हो जाएगा, जो भी इसके ऊपर वर्क डन हुआ जो कि कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा Q इंटू डेल्टा टी, सॉरी वो हो जाएगा आई वी डेल्टा टी। ये आई वी क्या है यहां पर, ये जो I इंटू वी है ये बेसिकली हो जाएगा पावर इंटू डेल्टा टी। आपको याद होगा पावर अभी अभी हमारा कितना आया था, V इंटू आई। और बाकी इसको समझने का एक और तरीका है, ये I इंटू वी इंटू डेल्टा टी क्या है, ये तो यही कौन सा टर्म है, Q इंटू वी का टर्म है। Q को क्या लिख दिया गया, Q को लिख दिया गया I इंटू डेल्टा टी, है ना, और V एज इट इज आ गया यहां पर। तो ये वर्क डन बाय द फील्ड है ना, जो कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना चाह रही थी पर वो बढ़ नहीं पाया, क्योंकि हमने क्या पाया, हमने पाया कि आखिर इलेक्ट्रॉन्स तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे बढ़ते हैं, है ना। तो वही यहां पर लिखा है, द एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम इज द पावर डिसिपेटेड। और वो कितना हो जाएगा, अगर इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दें तो फॉर्मूला तो वही आ गया पर तरीका अलग है ना। तो इसके वापस से वो सारे फॉर्म्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी के बारे में, है ना। ये भी बड़ा मजेदार टॉपिक है, यही बेसिकली डिफाइन करता है नॉन आइडियल बैटरी को, है ना। जिन भी बैटरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उनको हम लोग क्या नाम देंगे, नॉन आइडियल बैटरी। तो देखते हैं खैर क्या है इसमें। शुरुआत में तो रिवीजन है जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। एज द चार्ज Q बराबर आई टी गोज थ्रू द बैटरी फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल B टू द पॉजिटिव टर्मिनल A, तो क्या होता है,
वर्क इज डन बाय नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक बैटरी फोर्स FB। बिल्कुल सही बात है ना। तो चार्ज कहां से कहां जाता है, नेगेटिव टर्मिनल B से, है ना। इस तरह से हम लोग जानते हैं कि चार्ज इस तरीके से अगर जाता है तो बैटरी फोर्स की वजह से जा रहा है। तो यहाँ पर वर्क डन जो है वो क्या आ रहा है, FB इंटू डी आता है। और इसी को अगर पर यूनिट चार्ज लेते हैं तो हम लोग जानते हैं कि वो क्या कहलाता है, EMF कहलाता है ना। दिस वर्क इज U1, इसे U1 नाम दे दिया गया। और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q मल्टीप्लाइड बाय EMF, है ना। क्योंकि EMF होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो उसको अगर Q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन। तो Q को हम लोगों ने क्या लिख दिया, I इंटू टी, तो जिससे कि U1 की वैल्यू क्या आ गई, EIT, है ना। यहाँ पर E क्या है, EMF है। अब देखिए हम लोग जानते भी हैं कि जो A का पोटेंशियल है इसको हम लोग VA कह देते हैं और इसके पोटेंशियल को VB कह देते हैं। तो हमें पता है कि VA इज ग्रेटर देन VB। तो जब VA पे चार्ज पहुंचेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। कितने से बढ़ जाएगी, Q इंटू V से, है ना। और V क्या है, V है VA माइनस VB। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि as the potential of A is higher than the potential of B by an amount V, the electric potential energy increases by an amount U2। उसका नाम क्या दे दिया गया, इस बार U2 दे दिया गया ना। पिछली बार क्या नाम था, U1 था, और इस बार क्या है, U2 है, जो कि कितना आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, वो तो हो गया V, और चार्ज कितना है, I इंटू टी। तो आखिर आप ये देखिए कि वर्क डन इतने का हुआ लेकिन एनर्जी इतने से बढ़ी। समझ पा रहे बात, वर्क डन हुआ EIT और एनर्जी बढ़ी कितने से, VIT से। इसका मतलब जो रिमेनिंग एनर्जी है ना, EIT माइनस VIT, वो कहां गई, वो ऑब्वियसली चली गई इन द फॉर्म ऑफ हीट, है ना। तो वही यहां पर लिखा है, द रिमेनिंग एनर्जी U1 माइनस U2 अपीयर्स एज थर्मल एनर्जी ऑफ द बैटरी मटेरियल। मतलब वो बैटरी के अंदर, है ना, बैटरी के अंदर जो है हीट के फॉर्म में वो डेवलप हो गई। कब, जब ये चार्ज इस B टर्मिनल से A की तरफ गया। तो चलिए बच्चों अब बात करते हैं आइडियल बैटरी के बारे में। एक आइडिया तो अपने को लग गया है। तो आइडियल बैटरी किसे कहेंगे, आप मुझे बताइए कि हम लोग आइडियल केस अब तक किसे कहते आते थे। जैसे कि मान लीजिए SHM हो गया अगर, तो वहां पर अगर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता था तो हम लोग कहते थे कि वो फ्री ऑसिलेशन हो रहा है, वहां पर कोई डैम्पिंग नहीं है। उसी तरीके से फ्रिक्शनलेस सरफेस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट चलता था तो हम लोग कहते थे कि भाई ये तो संभव ही नहीं है, तो आइडियल केस है, ये तो हाइपोथेटिकल केस है, क्योंकि फ्रिक्शन थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। तो उसी तरीके से आइडियल बैटरी का की बात जो अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये भी एक हाइपोथेटिकल केस है। ये भी जो है कैसा केस है, जो सचमुच में पॉसिबल नहीं हो सकता है, पर ये आइडियल है ना। तो इसमें क्या होता है, इफ नो थर्मल एनर्जी इज डेवलप्ड एज द चार्ज गोज थ्रू द बैटरी, है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में अगर कोई भी थर्मल एनर्जी डेवलप नहीं भी, मतलब कि जितना भी इसके ऊपर वर्क डन हुआ है वो पूरा का पूरा क्या हो गया, इट गॉट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ नहीं सकती क्योंकि हमें पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो उस केस में EIT बराबर VIT हो जाएगा, जिससे कि IT कैंसिल, तो E बराबर V आ गया। तो ऐसे बैटरी को हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल बैटरी कहते हैं। तो इस केस में हम लोगों ने क्या देखा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन आइडियल बैटरी रिमेन्स इक्वल टू EMF इवन इफ देयर इज अ करंट थ्रू इट, है ना। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हम लोगों ने देखा था कि EMF V के बराबर कब होता है, जब कोई भी एक्सटर्नल कनेक्शन ना लगा हो। लेकिन एक और चीज हमने सीखी कि एक और तरीका हो सकता है EMF V के बराबर आ जाए, अगर बैटरी हम लोग कैसी ले लें, बैटरी आइडियल ले लें। तो उस केस में अगर आप क्या कर दें, अगर आप इस तरीके से कनेक्शन कर भी देंगे और चार्ज फ्लो भी करेगा, तो भी हम लोग कहेंगे कि कोई भी एनर्जी का डिसिपेशन नहीं हो रहा है ना। बाकी ये प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है, वो आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि कभी भी अगर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो एनर्जी का लॉस तो होना ही है ना, ऑसिलेशन सॉरी कोलिजन तो होना ही है। अब देखते हैं नॉन आइडियल बैटरी के बारे में, जो कि प्रैक्टिकल केस में होता है। A non-ideal battery develops thermal energy as a current pass through it, and potential difference between the terminals is smaller than the EMF if there is a current I through the battery in the direction indicated in the figure। चलिए अब डायग्राम देखते हैं। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से एक नॉन आइडियल बैटरी को रिप्रेजेंट किया जाता है।
ये यहाँ पर दो डंडे आपको दिखाई दे रहे हैं। जो बड़ा डंडा है वो पॉजिटिव टर्मिनल शो करता है और जो छोटा डंडा है वो नेगेटिव टर्मिनल डिनोट करता है। और यहाँ पर ये जो स्मॉल आर है ये डिनोट कर रहा है एक्चुअली इस पूरे के पूरे बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है ये बात? और ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, है ना। तो यहाँ पर अब जो है करंट मान लीजिए इस तरीके से फ्लो कर रहा है फ्रॉम बी टू ए, है ना, जिस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहता है। बाहर कुछ कनेक्शन इसका इस तरीके से होगा रैंडम किसी भी, है ना, उसके बारे में अभी फिलहाल हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। बस हम लोग एक यहाँ पर शो कर रहे हैं सिर्फ वो हिस्सा सर्किट का जहां पर क्या है, ये नॉन आइडियल बैटरी है ना, और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से हम लोगों ने डिनोट करा है। तो ये देखिए यहाँ पर कि इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस अगर अपने को टर्मिनल्स के बीच में निकालना है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। टर्मिनल्स का मतलब क्या हो गया, ए और बी, है ना। अपने को ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकाले भाई, उसका भी बड़ा आसान तरीका है। आप ऐसे देखिए कि यहां पर अगर मैं इस तरीके से शो कर रहा हूं इसी डायग्राम को, इसे मैं कह रहा हूं ए, इसका कुछ नाम दे देते हैं, लेट अस से सी दे देते हैं, और ये बी है। तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना था VA माइनस VB कितना होगा। तो VA माइनस VB को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं VA माइनस VC माइनस, अब यहां पर क्या लिख दूं, VB माइनस VC, और इसे ब्रैकेट में भर देता हूं। तो बेसिकली VA माइनस VB को और मैं एक इस तरीके से लिख सकता हूं। अब VA माइनस VC तो मुझे पता है ना, ये तो एक सिंपल सी बैटरी का साइन है। तो यहां पर इसके लिए EMF E यूज कर सकते हैं हम लोग। तो VA माइनस VC कितना हो गया, वो तो EMF E के बराबर हो गया। अब उसमें से कितना घटा देंगे, VB माइनस VC। अब देखिए करंट ऐसे मैंने माना था फ्लो करता हुआ, तो B हो गया क्या, हाई पोटेंशियल, और C हो गया लो पोटेंशियल, क्योंकि करंट फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, है ना। तो इस तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा इस स्मॉल आर रेजिस्टेंस के थ्रू, I इंटू स्मॉल आर, है ना। तो बेसिकली V बराबर क्या आ गया इस केस में, E माइनस I इंटू स्मॉल आर, है ना। तो ये हमने कौन सा केस लिया था, ये केस हमने लिया डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी का, और रटने वाली कोई बात नहीं है, बस देखते चलिए कि क्या आ रहा है ना। तो बच्चों जैसे ही आपको मैंने ये बात बताई, आपको तुरंत समझ में आ रहा होगा कि एक आइडियल बैटरी का इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। सिर्फ अगर हम लोग ऐसे डिनोट कर दें तो ये एक आइडियल बैटरी बन गई, क्योंकि मैंने कोई भी रेजिस्टेंस तो यहां पर शो नहीं किया है ना। तो ये बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है, एक आइडियल बैटरी को डिनोट कर रहा है ना, जिसमें कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेंशन्ड नहीं है ना। तो हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया, V जो कि कितना हो जाएगा, VA माइनस VB, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, E माइनस IR, और ये कौन से केस में आ रहा है, डिसचार्जिंग के केस में, है ना। तो अब आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा द डिफरेंस बिटवीन एन आइडियल बैटरी एंड अ नॉन आइडियल बैटरी। नॉन आइडियल बैटरी में क्या होता है, एक तरीके से इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण क्या होता है, एनर्जी का डिसिपेशन होता है, क्योंकि करंट अगर रेजिस्टेंस के थ्रू चलेगी तो ऑब्वियस है ना कि एनर्जी तो डिसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये तो एक बहुत आसान सा सवाल करते हैं जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा उसके ऊपर। A resistor develops 400 joule of thermal energy in 10 seconds when a current of 2 ampere is passed through it। तो चलिए इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं सिंपल सा। ये मैंने एक रेजिस्टर दिखा दिया, इसके रेजिस्टेंस को चलिए कैपिटल R बोल देते हैं। अब इससे करंट कितना जा रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है ना, और कितनी देर तक के लिए जा रहा है, T बराबर 10 सेकेंड के लिए जा रहा है, ठीक है। और कितनी एनर्जी डेवलप हुई यहाँ पर, 400 जूल। तो मैं 400 जूल को क्या लिख सकता हूं, 400 जूल बराबर हो जाएगा I स्क्वायर R इंटू टी। तो यहां पर से क्या आ जाएगा, 400 इज इक्वल टू करंट हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू R इंटू टाइम हो गया 10। तो यहां से ये कितना आ गया, R की वैल्यू देखिए यहां से आ जा रही है 10 ओम, है ना। तो चलिए ये तो हमारे पहले पार्ट का जवाब हो गया, है ना, जिसमें पूछा गया था फाइंड इट्स रेजिस्टेंस। अब दूसरे पार्ट में आते हैं जिसमें बोला गया है द करंट इज इंक्रीज टू 4 एम्पियर। मतलब हो क्या रहा है, बेसिकली करंट को डबल कर दिया जा रहा है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि एनर्जी बराबर क्या होता है, I स्क्वायर R इंटू टी। मतलब I का स्क्वायर का फैक्टर एक्चुअली मैटर करता है यहाँ पर। तो करंट को अगर डबल कर दिया गया तो I स्क्वायर क्या हो जाएगा, करंट जो है वो अब जो है अगर 2 टाइम्स हो गई
तो आई स्क्वायर आर टी जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना। इसीलिए अपने को समझ में आ रहा है कि अगर पहले 400 जूल एनर्जी डेवलप होती थी तो अब कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी 1600 जूल डिसिपेट, है ना। चलिए तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल है अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम सप्लाइज अ करंट ऑफ 100 मिली एम्पियर। ठीक है, तो पहले डिटेल्स लिख लेते हैं क्या क्या दे दिया है अपने को। अपने को ईएमएफ दिया हुआ है 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है ना स्मॉल आर दिया हुआ है 0.5 ओम और करंट कितना दिया हुआ है, आई बराबर है 100 मिली एम्पियर। अब देखिए पहले पार्ट में क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, है ना। अब ये देखिए यहां पर सवाल में क्या मिला है, सप्लाइज द करंट, है ना। ये जो बैटरी है सप्लाई कर रही है करंट को, इसका मतलब ये डिस्चार्जिंग का प्रोसेस है। तो अगर ये डिस्चार्जिंग का केस है तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम बना सकते हैं, है ना, सर्किट डायग्राम। तो चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ पर ये मैंने दिखा दिया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई, और ये आगे पॉइंट और एक्सटेंड कर दिया मैंने। तो ये ए है और ये बी है, और बैटरी कहाँ पर है, ये रही पूरी की पूरी हमारी बैटरी, है ना, इस तरीके से ये रही। तो अब मेरे को सवाल में जो जो दिया है उसका मैं इस्तेमाल कर दूंगा। जैसे ईएमएफ दिया है 2 वोल्ट तो मैंने यहाँ पर 2 वोल्ट लिख दिया। रेजिस्टेंस इंटरनल दिया है 0.5 ओम तो मैंने यहाँ 0.5 ओम लिख दिया। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि करंट किधर से किधर जाता है ना। करंट अगर एक्सटर्नली देखें तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है, तो करंट की डायरेक्शन बेसिकली कैसी होगी, ऐसी होगी, है ना, 100 मिली एम्पियर। क्योंकि यहां पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, यहां पर हो रहा है डिस्चार्जिंग का प्रोसेस, तो इसे मैं आई से डिनोट कर देता हूं यहां पर। तो अब जरा देखिए यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि अगर अपने को निकालना है VA माइनस VB, तो VA माइनस VB को और क्या लिखा जा सकता है, VA माइनस, इस पॉइंट का नाम अगर मैं C दे दूं तो VA माइनस VC माइनस क्या लिख दूं, माइनस ऑफ V क्या लिख दिया जाए, VB माइनस VC, है ना। इस तरीके से यहां पर लिखा जा सकता है ना। और यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि जो B पॉइंट है वहां से करंट C की तरफ जा रहा है, इसका मतलब B पॉइंट बिहेव कर रहा है एज हाई पोटेंशियल और C पॉइंट बिहेव कर रहा है एज लो पोटेंशियल, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, VA माइनस VB बराबर कितना हो जाएगा, VA माइनस VC, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये तो E के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये A और C के बीच में तो ये एक आइडियल बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है। अब C से B के बीच में हम लोग उसको शो कर रहे हैं कि वो एक उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो हम लोग यहाँ पर VB माइनस VC को क्या बोल सकते हैं, VB माइनस VC को बोल सकते हैं I इंटू R, है ना। तो यहाँ पर अब वैल्यू भर देते हैं, 2 माइनस करंट कितना है, करंट है 100 मिली एम्पियर मतलब अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस है हाफ, है ना। तो ये कितना आ गया 0 0 और ये बन जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1 अपॉन 20, है ना। तो ये अपने पास कितना आ गया 2 माइनस 1 अपॉन 20 जो कि कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूँ तो 20, तो ये हो गया 40 माइनस 1, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया जवाब, हमारे पास आ गया VA माइनस VB बराबर हो गया 39 बाय 20 वोल्ट, जो कि और कितने के बराबर आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 1.95 वोल्ट के बराबर, है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब अगले पार्ट में आ जाते हैं। अगले पार्ट में देखते हैं कि क्या पूछा था। अगले पार्ट में बोला था द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन द बैटरी इन 10 सेकेंड्स, है ना। तो चलिए 10 सेकेंड्स में देखते हैं कि कितनी थर्मल एनर्जी डेवलप होगी बैटरी में। बैटरी में जो भी एनर्जी डेवलप होगी वो तो आई स्क्वायर आर टी के कारण होगी, तो आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर इंटू टी, है ना। तो करंट अपने को दिया हुआ था कितना, करंट अपने को दिया हुआ था 100 मिली एम्पियर मतलब 100 अपॉन 1000, इसका होल स्क्वायर करना है, तो ये चलिए मैंने एक और बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रेजिस्टेंस अपने को दिया था हाफ और टाइम इन्होंने कितना कहा था, 10 सेकेंड्स कहा था ना। हाँ, टाइम इन्होंने देखिए 10 सेकेंड्स कहा था, तो मैं यहाँ पर 10 से भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0,
एक जीरो यहाँ का यहाँ से चला गया, तो ये बेसिकली कितना आ गया 1/20 आ गया, है ना। तो ये अपने पास आ गया 1/20 और यूनिट हो जाएगी जूल। तो बेसिकली हीट को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1/20 को और लिखा जा सकता है 0.05 जूल। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का जवाब आ गया। ऑलराइट, चलिए तो तीसरे लेक्चर के पहले पार्ट का आखिरी सवाल हम लोग कर रहे हैं अभी। तो सवाल है, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम इज बीइंग चार्ज्ड, है ना। तो चलिए इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। ये इस तरीके से मैंने डायग्राम बनाया और अब अपने को दिखाना है कि ये क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है ना। तो चार्जिंग अगर हो रहा है तो करंट को तो ऐसे आना पड़ेगा, है ना। तो करंट मैंने यहाँ पर इस तरीके से दिखा दिया यहाँ पर। तो बैटरी का ईएमएफ कितना दिया हुआ है, बैटरी का जो ईएमएफ है वो अपने को दिया हुआ है 2 वोल्ट, है ना। तो 2 वोल्ट मैंने यहाँ पर शो कर दिया। अब यहाँ पर देखिए करंट फ्लो करेगी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यही तो होगा यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हो गया स्मॉल आर बराबर तो दिया ही हुआ है 0.1 ओम। अब मैं पॉइंट्स के नाम दे देता हूँ, जैसे इसका नाम ए दे दिया मैंने, इसका बी दे दिया और ये बीच वाले का सी दे दिया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अपने से पूछा क्या है, अपने से फिर से VA माइनस VB पूछा है, जो कि कितना हो जाएगा VA माइनस VC, है ना। और इसमें क्या ऐड कर देंगे प्लस VC माइनस VB, है ना। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। अब VA माइनस VB तो अपने को साफ दिख रहा है कि सवाल में ही दिया हुआ है EMF के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ EMF, वो है 2 वोल्ट। अब उसमें क्या ऐड करेंगे VC माइनस VB, है ना। तो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास करंट कितना दिया था 5 एम्पियर। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस जो कि 1.1 है, तो इसको मैं 1/10 लिख देता हूं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस 1/2, है ना। और 2 माइनस 1/2, सॉरी 2 प्लस 1/2 ना, यहाँ पर तो माइनस है ही नहीं, यहाँ पर तो प्लस है। तो ये कितना हो गया 2.5 वोल्ट, है ना। तो हमारा जवाब क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, द रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 2.4 वोल्ट्स। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार चीज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और वो क्या है कि ईएमएफ था हमारा कितना, ईएमएफ था 2 वोल्ट, लेकिन बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, वो आ गया 2.5 वोल्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो ईएमएफ के बराबर भी आ सकता है, ईएमएफ से ज्यादा भी आ सकता है और ईएमएफ से कम भी आ सकता है ना। ये तीनों ही केसेस जो हैं वो पॉसिबल हैं। ऑलराइट, तो इसी के साथ बच्चों हमारे तीसरे लेक्चर का पहला पार्ट खत्म हो गया, जिसमें हम लोगों ने बैटरी का बिल्कुल पोस्टमार्टम करके रख दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, जिसमें बेसिकली हम लोग सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंसेस से डील करेंगे, है ना। इसका एक आइडिया तो आपको पिछले लेक्चर में मिल ही गया था, अब हम लोग और भी ज्यादा डेप्थ में बातें करेंगे। ऑलराइट, टेक केयर बच्चों, बाय बाय।